Hello students, this is Deepak Kumar, assistant professor. Today I am going to discuss with you some poetic devices like personification, hyperbole and allusion. Let's start from personification. Personification क्या होता है? Personification हिंदी में इसको मानवीयकरण कहते हैं. Personification is a special kind of metaphor. ये एक तरह का metaphor ही है. It is a figure of speech in which inanimate objects and abstract ideas or qualities are spoken of as if they were real human beings. इस फिगर ऑफ स्पीच में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ अमूर्त विचार. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मीन जैसे ऑनेस्टी, फियर, greed, jealousy, happiness. These are abstract ideas or feelings. तो जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या क्वालिटीज़ को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो मानव हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, जैसे कि वो रियल ह्यूमन बीइंग्स हों. जैसे ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं, हंसते हैं, गुस्सा करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं. तो इन निर्जीव वस्तुओं को भी हम जब मानवों की तरह हंसते हुए, इच्छा करते हुए, खुश होते हुए, रोते हुए, बोलते हुए दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो इस डिवाइस को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. इस फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. In other words, it is a poetic device where human qualities or feelings such as intelligence, desire, jealousy, happiness, sorrows are attributed or imparted to lifeless object or abstract ideas. यही बात फिर अभी जो मैंने दोहराई आपको पहले, वही बात यहाँ है कि जब हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे मानवीय गुण प्रदान करते हैं, उन पर थोपते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, डिज़ायर, जेलसी, हैप्पीनेस या सोरोज. तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम मानवीयकरण कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. मिल्टन रोट इन हिज एपिक पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन ने एक बहुत ही बड़ी पोइम लिखी थी जिसको महाकाव्य कहते हैं. जैसे रामायण और महाभारत भी महाकाव्य हैं, तो जॉन मिल्टन ने एक ऐसा ही महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट. एंड देयर वाज अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट नेम्ड एडम. एडम नाम का एक कैरेक्टर था और गॉड ने एडम को मना किया था कि वो एक ट्री का, एप्पल ट्री का फ्रूट ना खाए. दैट वॉज फॉरबिडन बाय गॉड, बट एडम ब्रोक दैट प्रोमिस एंड ही एट दैट फैटल एप्पल. और उसने वो फल खा लिया. उसके बाद जो कुछ हुआ, देखिए इन शब्दों में उनको व्यक्त किया गया है. Sky lowered and muttering thunder, some sad drops wept at the completing of the mortal sin. Sky lowered, आकाश, जैसे ही उसने वो फल खाया, sky lowered, आकाश नीचे झुक गया. देखिए इसमें आकाश को यहाँ मानव की तरह कार्य करते हुए, एक्ट करते हुए दिखाया गया है. आकाश नीचे झुक गया. मटरिंग थंडर, और जो बिजली थी वो बड़बड़ाने लगी, मटरिंग. सम सैड ड्रॉप्स, और जो ड्रॉप्स थी, पानी की बूंदें थी, उनको यहाँ क्या दिखाया गया, सैड, वो उदास हो गई. पानी की बूंदें उदास हो गई और उदास होकर वेप्ट, रोने लगी. एट द कंप्लीटिंग ऑफ द मॉर्टल सिन. सिन मतलब पाप. एडम ने जो पाप कर दिया था गॉड की बात ना मान के, वो एप्पल खाकर, तो ये पाप करने के बाद पानी की बूंदें रोने लगी उदास होकर. थंडर, बादल बड़बड़ाने लगे. आकाश लोवर्ड, यानी स्काई लोवर्ड, आकाश नीचे की ओर झुक गया. तो यहाँ
मानवीय मूल्यों या मानवीय गुणों को दिखाया गया है कि कैसे आकाश नीचे झुक गया, बादल बड़बड़ाने लगे और पानी की बूंदें उदास होकर रोने लगी। तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीयकरण। निर्जीव वस्तुओं को जब हम मानवों की तरह एक्ट करते हुए दर्शाते हैं। लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। In his poem Ode to Autumn, John Keats personifies autumn, the season, as a woman. जॉन कीट एक फेमस पोइट हुए हैं, रोमांटिक पोइट। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पोइम लिखी है, ओड टू ऑटम। ऑटम मीन्स पतझड़ की ऋतु। तो इसमें पतझड़ की ऋतु को उसने एक महिला के रूप में दर्शाया है। लेट्स रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम। Who hath not seen thee? Hath not means has not. Who has not seen thee? Thee means you. तुम्हें किसने नहीं देखा है? Oft often amid thy store. Thy store मतलब तुम्हारे स्टोर में, खलियान में, यानी कि अनाज के स्टोर में, जहाँ हम धान और अनाज को स्टोर करते हैं। यहाँ ऑटम सीजन को एक महिला के रूप में दिखाया गया है। Who hath not seen thee oft amid thy store? कि किसने नहीं देखा है तुम्हें अपने खलियान में बैठे हुए। Thee sitting, तुम्हें बैठे हुए, careless on a granary floor. Granary floor का मतलब होता है खलियान, जहाँ पर अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। तो कवि ये कहता है ऑटम सीजन को, लेकिन उसको एक महिला के रूप में वो एड्रेस करता है कि आखिर तुम्हें किस व्यक्ति ने नहीं देखा है केयरलेसली बैठे हुए खलियान के फर्श पर। तो यहाँ ऑटम सीजन को एक महिला के रूप में दिखाया गया, उसको मानवीय गुण प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ ये पर्सोनिफिकेशन का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है जॉन कीट के द्वारा। अब नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है? हाइपरबली का मतलब होता है एग्जर्जरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहना। द टर्म हाइपरबली कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइपरबोल। ये जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड हाइपरबोल से ली गई है, विच मीन्स एग्जर्जरेशन, जिसका अर्थ होता है एग्जर्जरेशन, यानी कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। दिस फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन रिप्रेजेंटिंग थिंग्स एज मच ग्रेटर और स्मॉलर देन दे रियली आर। इस फिगर ऑफ स्पीच में वस्तुओं को या तो बहुत ज़्यादा दर्शाया जाता है या बहुत कम, जो वास्तव में वस्तुएं होती हैं जैसी होती हैं, या तो उससे कहीं अधिक दर्शाया जाता है या उससे कहीं बहुत ही कम, स्मॉलर। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ बोल्ड ओवर स्टेटमेंट। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं ये कि ओवर स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट को जब बढ़ा चढ़ाकर हम प्रस्तुत करते हैं। और एग्जर्जरेशन ऑफ फैक्ट, या फैक्ट्स को एग्जर्जरेट करके हम बताते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और ऑफ पॉसिबिलिटी, या किसी भी संभावना को हम बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं एग्जर्जरेशन। It may be used to create a serious ironic और कॉमिक इफेक्ट। इस फिगर ऑफ स्पीच का, हाइपरबली का इस्तेमाल हम किसी सीरियस आयरनिक या कॉमिक इफेक्ट प्रदान करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। द स्टेटमेंट ऑफ लेडी मैकबेथ इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। शेक्सपियर एक महान नाटककार रहे हैं, प्ले राइट रहे हैं इंग्लैंड के, और उन्होंने 4 ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। उनमें से मैकबेथ एक बहुत ही अच्छी ट्रेजेडी है। और मैकबेथ में एक करैक्टर है लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ अपने जो किंग होते हैं डंकन और उसके परिवार का मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद मैकबेथ, लेडी मैकबेथ बहुत ही अपने आप को गलानी महसूस करती है। उसको इस कृत्य पर, अपने किए हुए इस अपराध पर गलानी होती है और उसे नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। और जब भी नींद में चलती है तो वो कुछ न कुछ बड़बड़ाती है।
तो उसके ये शब्द बहुत ही अच्छा उदाहरण है हाइपरबली का। इज़ एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। लेट्स रीड दीज वर्ड्स। हियर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटल हैंड। तो यहाँ जैसे ही लेडी मैकबेथ ने डंकन का मर्डर किया तो उसके हाथ उसके खून से सन गए, तो बाद में उसको लगता है कि उसके हाथ से वो खून की स्मेल कभी गई ही नहीं, और अरेबिया यानी कि अरब के सारे परफ्यूम्स इत्र भी उस छोटे से प्यारे से हाथ को सुगंधित नहीं कर पाए। तो ये भी एक कितना बड़ा उदाहरण है हाइपरबली का। इसमें देखो क्योंकि हाइपरबली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी सीरियस बात को कहने के लिए, या किसी आयरनिक बात को कटाक्ष के लिए कर सकते हैं, या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई कॉमिक इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए, हास्यजनक। तो यहाँ बहुत ही सीरियस बात को यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। एक और एग्जाम्पल है, हियर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोला टेकन फ्रॉम W.H. Auden's poem As I Walked Out One Evening. Let's read these lines. I'll love you, dear, I'll love you, till China and Africa meet, and the river jumps over the mountain, and the salmon sing in the street. यहाँ देखिए, यहाँ कवि एक प्रेमी के इमोशंस की इंटेंसिटी की तीव्रता का बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर चित्रण करता है। हियर द पोइट एम्फेसाइजेज द इंटेंसिटी ऑफ द लवर्स इमोशन फॉर हिज बिलव्ड। एक प्रेमी के मन में अपनी प्रेमिका के प्रति जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी तीव्रता को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाता है, उस पर बल देता है बाय यूजिंग एग्जरेटेड मेटाफर्स का प्रयोग करके, एग्जरेशन का प्रयोग करके। क्योंकि देखो, चाइना एंड अफ्रीका विल नेवर मीट, ये तो फैक्ट है। लवर कहता है कि आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट, जब तक कि चाइना और अफ्रीका मिल नहीं जाते, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। एंड द रिवर जंप्स ओवर द माउंटेन्स, और जब माउंटेन से नदी छलांग लगा दे, ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। एंड द सैल्मन, एक मछली का नाम है, सिंग इन द स्ट्रीट, और सैल्मन समुद्र से निकल के आएगी गलियों में और गाना शुरू कर देगी, तो ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। तो इस इम्पॉसिबल बात को कहकर कवि ने एक प्रेमी के मन में अपने प्रेमिका के प्रति जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी तीव्रता को बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर रूप से चित्रित किया है। हैंस देयर इज़ नो एंड टू हिज लव फॉर द लेडी। तो इसका कहने का अर्थ है कि प्रेमी के मन में प्रेमिका के प्रति जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एल्यूजन। व्हाट इज एल्यूजन? एल्यूजन क्या होता है? इफ़ इन अ लिटरेरी पीस ऑफ पोइम, किसी लिटरेरी पीस में, किसी वर्क में, प्ले में, नोवेल में या पोइम में, अ पासिंग रेफरेंस इज मेड, एक रेफरेंस यानी कि किसी चीज़ का जिक्र करना, मेंशन करना। रेफरेंस मीन्स टू मेंशन। इफ़ अ पासिंग का मतलब होता है कि नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो। इफ़ इन अ लिटरेरी पीस और पोइम अ पासिंग रेफरेंस इज मेड टू द वेल नोन पर्सन, प्लेस और इवेंट। यदि किसी पोइम में या किसी रचना में, किसी प्ले में, किसी नॉवल में राइटर किसी प्रमुख व्यक्ति, स्थान या घटना का जिक्र करता है आउटसाइड दैट लिटरेरी पीस और पोइम, उस पोइम से बाहर, कहने का अर्थ है कोई भी विशेष व्यक्ति, कोई भी विशेष स्थान या कोई घटना जो कि समाज में विशेष व्यक्ति हो, उसका जिक्र अपनी पोइम में अगर करता है, वो बिल्कुल पासिंग रेफरेंस के रूप में करता है। उस व्यक्ति के बारे में डिटेल में नहीं बताता, बस उसका नाम मेंशन कर देता है, जस्ट मेंशन हिज नेम। तो इसको एल्यूजन कहते हैं। इस डिवाइस को क्या कहते हैं? एल्यूजन। आगे बढ़ते हैं।
हियर पासिंग रेफरेंस मीन्स अ रेफरेंस दैट इज वेग और नॉट क्लियर। पासिंग रेफरेंस का अर्थ है जो स्पष्ट, वेग मतलब अस्पष्ट हो, नॉट क्लियर जो बिल्कुल स्पष्ट न हो। तो पासिंग रेफरेंस का मतलब जो रेफरेंस स्पष्ट न हो। द राइटर डज नॉट प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि पोइम में राइटर उस व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण उपलब्ध नहीं करवाता। इन हिज लिटरेरी वर्क, अपने लिटरेरी वर्क में। ही मियरली मेक्स अ पासिंग कमेंट, वो केवल एक कमेंट लिखता है, केवल एक कमेंट देता, पासिंग, ए कमेंट विच इज नॉट क्लियर, विच इज इम्प्लिसिट नॉट एक्सप्लिसिट, स्पष्ट ना हो जो कमेंट, जैसे केवल नाम का जिक्र कर देना। दिस पर्सन प्लेस और इवेंट में भी रियल, और जो ये व्यक्ति होता है, ये जगह होती है, ये रियल भी हो सकती है, वास्तविक हमारे संसार में जो विद्यमान हो, हिस्टोरिकल, या ये व्यक्ति कोई हिस्टोरिकल फिगर भी हो सकता है, और मिथिकल, या फिर ये व्यक्ति कोई मिथिकल फिगर भी हो सकता है, जैसे पौराणिक। मिथिकल क्या होता है? पौराणिक, जैसे कोई देवी या कोई देवता। It is expected that the reader has the sufficient knowledge to understand the allusion, और कवि ये मान लेता है कि जो रीडर होता है उसे इस एल्यूजन को समझने की पर्याप्त जानकारी है, नॉलेज है, ज्ञान है। कवि ये मान लेता है, तभी कवि उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं देता, ज़्यादा डिटेल नहीं देता, वो ये मान के चलता है कि रीडर को इस विषय में जानकारी है। तो जिस कविता में बहुत ज़्यादा एल्यूजन्स हो उसको समझ पाना कई बार आम साधारण पाठकों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कविताएं, ऐसी पोइम्स, जैसे कि मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट है, उसमें अलग अलग भाषाओं से बहुत सारे एल्यूजन्स दिए गए हैं। ऐसी कविताओं को पढ़ना, समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन्स। वन फेमस एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन इज गिवन इन थॉमस नैस लिटैनी इन द टाइम्स ऑफ प्लेग। प्लेग के टाइम में, ये एक थॉमस नैस की फेमस पोइम है। ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर, डस्ट हैड क्लोज्ड हेलन्स आइज। देखिए थर्ड लाइन में हेलन का रेफरेंस दिया गया है, एल्यूजन दिया गया है। यहाँ ये हेलन कौन है? हियर द अनआइडेंटिफाइड हेलन इज इन द लास्ट लाइन एल्यूड्स टू द हेलन ऑफ ट्रॉय। ये हेलन कौन है? ये हेलन ऑफ ट्रॉय है, ए मिथिकल कैरेक्टर, ए मिथिकल कैरेक्टर, ट्रॉय की महारानी हेलन, हेलन ऑफ ट्रॉय। तो यहाँ हेलन के विषय में इस पोइम में ये नहीं बताया गया कि ये कौन सी हेलन है, ये हेलन ऑफ ट्रॉय है। ये रीडर्स पर डिपेंड करता है, रीडर्स के ज्ञान, नॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो समझ पाता है या नहीं। ये पासिंग जो रेफरेंस है, ये एल्यूजन्स है, ये कौन सी फिगर है, कौन सा व्यक्ति है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं एल्यूजन का। इन हिज लिटरेरी वर्क अ राइटर में ऑल्सो एल्यूड टू अनदर लिटरेरी वर्क और पोइम। कई बार क्या होता है कि राइटर अपनी पोइम में किसी दूसरी पोइम का जिक्र कर देता है। ठीक है, यहाँ तो हमने पहले बताया कि अपनी पोइम में किसी व्यक्ति का जिक्र कर लेता है, जो व्यक्ति हिस्टोरिकल फिगर भी हो सकता है, ऐतिहासिक पर्सनैलिटी भी हो सकता है, रियल वर्ल्ड में भी वो एग्जिस्ट हो सकता है, या फिर कोई मिथिकल कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन एक पोइम में कई बार कवि दूसरी पोइम का जिक्र भी कर लेता है, इसको भी एल्यूजन्स कहते हैं। इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ हिज फेमस पोइम्स सेलिंग टू बाइजेंटियम, W.B. Yeats alludes to Seamus Heaney's सिंगिंग स्कूल। W.B. Yeats ने एक बहुत ही फेमस पोइम लिखी है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। उसकी जो पंक्तियाँ यहाँ दो लाइनें लिखी है नीचे मैंने, नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस। तो यहाँ जो सिंगिंग स्कूल है, W.B. Yeats ने सेलिंग टू बाइजेंटियम में जो सिंगिंग स्कूल का जिक्र किया है, जो एल्यूजन दिया है, जो ये रेफरेंस दिया है, ये सीमस हीनी की पोइम है, सिंगिंग स्कूल। तो ये रेफरेंस केवल वही रीडर समझ सकता है जिसको इस
विषय में पता हो, जिसने सीमस हिनी की ये पोइम सिंगिंग स्कूल पढ़ रखी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एल्यूजन का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह लर्न करें और इन नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स अ लॉट।